नमस्कार, आदाब। मैं हूं फिशरीज एक्सपर्ट रिनी। हमारे चैनल RSM एक्वा में आपका स्वागत है। पॉन्ड कंस्ट्रक्शन के बाद और सीड स्टॉकिंग से पहले जो हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप आता है वो है पॉन्ड प्रिपरेशन, जिसको कि हम प्री स्टॉकिंग पॉन्ड मैनेजमेंट भी कहते हैं। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब हम सीड की स्टॉकिंग करते हैं तो जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं तो वो फुल्ली नेचुरल फीड पे डिपेंड होते हैं। नेचुरल फीड हमारे पॉन्ड में जो होता है वो होता है प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन और जूप्लैंकटन। इसी को खा के हमारे बच्चे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर जो आर्टिफिशियल फीडिंग होता है वो वेट गेन का काम करता है। तो स्टॉकिंग से पहले हमें हमारे पॉन्ड का जो वाटर है उसको फुल्ली अच्छे से प्लैंकटन डेवलपमेंट देना ज़रूरी है। साथ ही साथ और जो पैरामीटर्स हैं जैसे pH है, इन सब का भी मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। तो पॉन्ड मैनेजमेंट में यहाँ तक कि पॉन्ड का जो वाटर पैरामीटर हम सही करते हैं, पॉन्ड का जो प्रिपरेशन करते हैं वो सिर्फ नए तालाबों के लिए नहीं है। अगर हम पुराने तालाब की बात करें या फिर हम पहले से ही एक क्रॉप का कल्चर कर चुके हैं तो दूसरी स्टॉकिंग या दूसरा कल्चर स्टार्ट करने से पहले भी हमें पॉन्ड प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तालाब से हम हार्वेस्टिंग ले चुके हैं उसमें प्रेडेटर फिशेस, वेस्ट और साथ ही बहुत सारी ऐसे तालाब में चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से जब हम जिसकी वजह से हम अगर बिना पॉन्ड प्रिपरेशन किए स्टॉकिंग कर देते हैं, सीड स्टॉकिंग कर देते हैं, अगर बच्चे डाल देते हैं तो हार्वेस्टिंग के टाइम हो सकता है हमें उतने ज़्यादा क्वांटिटी में फ़िशेज़ ना मिले, क्योंकि जो प्रेडेटर फ़िशेज़ होती हैं वो छोटी मछलियों को खा जाती हैं। साथ ही साथ कुछ इंसेक्ट्स भी होते हैं जो हमारे जो सीड है उनको डैमेज करें या उनको खा जाएं। कुछ हमारे पॉन्ड का ऐसा पैरामीटर होता है जैसे पॉइजनस गैसेस वगैरह भी निकलती हैं। ज़्यादा दिन पानी में मिट्टी रहता है तो पॉइजनस गैसेस बननी शुरू हो जाती हैं, तो उससे हमारे फिश का जो इम्यूनिटी है और ब्रीथिंग है उसमें प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए वाटर प्रिपरेशन करना हर हाल में ज़रूरी है स्टॉकिंग से पहले, अगर पॉन्ड नया हो या फिर पुराने हमारा तालाब है या हम एक कल्चर निकाल चुके हैं तो स्टॉकिंग से पहले हमें हमारे तालाब को पूरी तरीके से सुखा देना चाहिए। इसे पॉन्ड क्लीनिंग का ड्राई मेथड कहते हैं। इसमें हम अपने तालाब का पूरा पानी निकाल के एकदम अच्छे से हम अपने तालाब के बॉटम को सुखा देते हैं। ये जो प्रोसेस होता है वो 10 से 20 दिन का होता है। और इसको समझने की जो हम साइंस कह सकते हैं, तो हमारा तालाब है उसके जो बॉटम की मिट्टी है उसमें क्रैक आ जाना चाहिए, यानी कि पूरा पानी निकालने के बाद और सन से हमारा जब सॉइल एक्सपोज रहेगा तो 10 से 20 दिन के अंतर यानी कि 10 से 20 दिन के बीच में हमारे मिट्टी में क्रैक आ जाता है या मिट्टी पे चलने पे फुटप्रिंट नहीं बनता, तब हमारा पॉन्ड जो है ड्राई मेथड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसमें आगे के जो प्रोसेस हैं कंडीशनिंग, मैन्योरिंग, इसको स्टार्ट कर सकते हैं। पॉन्ड प्रिपरेशन में हमारा जो ड्राई मेथड है, यानी कि हम जो तालाब सुखा रहे हैं वो बहुत इफ़ेक्टिव होता है, क्योंकि उससे जो इंसेक्ट्स होते हैं, हमारी प्रेडेटर फिशेज़ होती हैं, इंसेक्ट के अंडे जो रहते हैं वो सब एलिमिनेट हो जाते हैं। वीड होती हैं छोटी छोटी, या पानी के अंदर बहुत सारे ऐसे घास फूस उग जाती हैं जो हमारे कल्चर के लिए अच्छी नहीं है। यहाँ तक कि जो घासें होती हैं और जो भी छोटे छोटे पौधे होते हैं, ये प्रेडेटर फिशेज़ और इंसेक्ट्स को छुपने की जगह भी देते हैं। तो इसीलिए ये सब चीज़ का एलिमिनेट होना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारा तालाब सुखाने के दौरान हो जाता है। साथ ही साथ हमारा जो सॉइल का स्ट्रक्चर है वो ठीक हो जाता है, दोबारा फिर उसमें पॉइजनस गैसेस बनने का प्रक्रिया स्टार्ट नहीं होता और जो पॉइजनस गैसेस हैं वो सब निकल जाती हैं, जिससे हमारा कल्चर अच्छे से और कह सकते हैं एकदम शुरू से शुरू होता है। इसके बाद हम जो करते हैं, अब हमारा पॉन्ड न्यू हो या ओल्ड हो, ड्राई मेथड के बाद और साथ ही साथ ड्राई मेथड में यानी कि जब हम अपना तालाब सुखाते हैं तो जो हमारा डाइक है, डाइक का स्लोप है, एम्बैंकमेंट है, अगर वो डैमेज हुआ है तो हम उसका रिपेयरमेंट भी कर लेते हैं इसी दौरान, ड्राई मेथड के दौरान। और अगर हमारा आउटलेट में कुछ डैमेज हुआ है तो उसका रिपेयरिंग हम कर लेते हैं तालाब सुखाने के वक्त। इसके बाद जो है हम कंडीशनिंग करते हैं। कंडीशनिंग में हम एक लाइम की लेयर यानी कि चूने की एक लेयर हमारे
तालाब के सतह में बिछा देते हैं और हमारे तालाब को 2 हफ्तों के लिए हम छोड़ देते हैं। कंडीशनिंग से क्या होता है, हमारा जो पीएच है वो भी बढ़ता है। पीएच हमारे पॉन्ड में 7.5 से 9.5 होना चाहिए और 7 भी अच्छा है, 7 भी रिकमेंड किया जाता है कि 7 पीएच होना चाहिए। तो अगर हमारा पीएच कम रहता है तो ये जो चूना है, लाइम है, वो पीएच बढ़ाने का काम करता है। साथ ही साथ जो बैक्टीरिया है या फिर ऐसे कोई भी डिसीज़ करने वाले एजेंट हैं तो इनको ये एलिमिनेट कर देता है, यानी ख़त्म कर देता है, नष्ट कर देता है। और भी हमारे कंडीशनिंग के जो फ़ायदे हैं, हम कह सकते हैं कि ये एज अ फर्टिलाइज़र भी काम करता है। और साथ ही साथ जो हमारे तालाब में जो एसिडिटी अगर बढ़ जाती है, एसिड का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो बढ़ जाता है, तो ये एसिड को भी कम करने में बहुत यूज़फुल है। इसके बाद कंडीशनिंग के बाद हम मैन्योरिंग करते हैं। मैन्योरिंग में जो हम फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और इन दोनों का मिक्स, यानी कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को मिला के सही क्वांटिटी में हम डालते हैं। जो मिक्स वाला हमारा फर्टिलाइज़र होता है वो सबसे अच्छा होता है क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों फर्टिलाइज़र हैं। तो ऑर्गेनिक से स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक मैन्योर में या ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में हम काउ डंग, चिकन मैन्योर, इन सब का यूज़ करते हैं। गोबर और चिकन का जो वेस्ट होता है उसका। गोबर की जो क्वांटिटी होती है, यानी काउ डंग की जो क्वांटिटी होती है वो होती है 4000 kg पर एकड़, यानी कि 4000 kg पर एकड़ के हिसाब से हम डालते हैं। इसे हम सूखे तालाब में अप्लाई करते हैं। हमारा जो गोबर है उसे हम सूखे तालाब में हर तरफ बराबर से डालते हैं। कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं ज़्यादा पड़ गया, कहीं कम पड़ गया, नहीं, पूरे बॉटम में, हमारे जो तालाब का बॉटम है उसमें अच्छे से इसको अप्लाई करवाएंगे और उसके बाद फिर इसमें हम पानी भर देंगे। ये हो गया हमारा मैन्योरिंग, ऑर्गेनिक मैन्योरिंग। पानी भर देंगे और पानी भरने के 5 से 10 दिन के अंदर प्लैंकटन डेवलप हो जाएगा। अगर प्लैंकटन डेवलपमेंट स्लो लग रहा है तो आप फिर और अपने हिसाब से खाद या काउ डंग, अपना जो गोबर है उसको डलवा सकते हैं। चिकन मैन्योर की जो क्वांटिटी होगी वो काउ डंग की हाफ होगी, यानी कि 2000 kg पर एकड़, क्योंकि इसमें जो नाइट्रोजन की और फॉस्फेट की जो मात्रा होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। इसके बाद आता है हमारा इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स। तो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में हम यूरिया, अमोनियम, एसएसपी या टीएसपी का यूज़ करते हैं। यूरिया और एसएसपी का यूज़ कर सकते हैं, अमोनियम प्लस एसएसपी का यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको अवेलेबल हो। डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट, इसका भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये थोड़ी महंगी आती है। साथ ही साथ इसको यूज़ करने से पहले आपको इसे 24 घंटे पहले इसको सोक करना होगा, यानी भिगो के रखना होगा। ये आसानी से घुलती नहीं है, तो इसीलिए आप इसके अलावा यूरिया या अमोनियम का यूज़ कर सकते हैं। यूरिया की जो मात्रा होगी वो होगी 120 to 150 ग्राम पर डेसिमल। और अगर आप डीएपी यूज़ करना चाह रहे हैं तो डीएपी की मात्रा 60 ग्राम पर डेसिमल होगी। अमोनियम की मात्रा 30 से 40 ग्राम पर डेसिमल होगी और एसएसपी 50 से 60 ग्राम पर डेसिमल होगी। अब आप पे डिपेंड करता है, आप यूरिया एसएसपी का कॉम्बिनेशन डालें, अमोनियम और एसएसपी का कॉम्बिनेशन डालें। हमारा जो पैरामीटर है वो इतना ही रहेगा, डालना आपकी चॉइस है, आप किसका कॉम्बिनेशन डाल रहे हैं। तो ये हो गया हमारा इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। इसे हम पानी में मिला के अपने पूरे तालाब में अच्छे से छिड़काव कराएंगे। इसमें हम अगर हम इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं तो कंडीशनिंग के 2 हफ्ते बाद हम इस अपने तालाब में पानी भर के जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र उसका छिड़काव करा सकते हैं। और यदि हम ऑर्गेनिक का यूज़ कर रहे हैं तो सूखे तालाब में ही पहले आप गोबर को अच्छे से डलवा दीजिए और उसके बाद पानी भरिए। इन सब के बाद आता है हमारा मिक्स मैन्योरिंग या मिक्स फर्टिलाइज़र। मिक्स फर्टिलाइज़र में जो हमारा ऑर्गेनिक है, यानी कि हमारा जो गोबर है, काऊ डंग है,
तो उसका हमारा जो क्वांटिटी रहेगा वो 2000 kg पर एकड़ रहेगा। वही अगर आप चिकन मैन्योर यूज़ कर रहे हैं तो सेम काऊ डंग का आधा कर लेंगे। और साथ ही इसके साथ जो हमारा इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ हो रहा है वो है SSP, यानी कि सिंगल सुपर फॉस्फेट। इसका जो क्वांटिटी रहेगा वो है 100 kg पर एकड़, यानी कि 2000 kg पर एकड़ हमारा काऊ डंग होगा प्लस SSP 100 kg पर एकड़। फर्स्ट डे हम मैन्योरिंग कर देंगे, हमारा मैन्योर डाल देंगे। पानी अगर इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है तो पानी पहले भर देंगे, काऊ डंग हमारा हम यूज़ कर रहे हैं ऑर्गेनिक तो पानी बाद में भरेंगे, बट सेमी डे रहेगा। इसके 5 से 10 दिन बाद हमें प्लैंकटन डेवलपमेंट दिखेगा। हमारा पानी जो है वो हरा ग्रीनिश कलर का होने लगेगा, और अगर थोड़ा ब्राउनिश होता है तो और अच्छा है, क्योंकि जू प्लैंकटन की डेवलपमेंट हो रही है और फिशेस जू प्लैंकटन को फीड करना बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। और इसे रिकमेंड भी किया जाता है, जो हमारा कल्चर में अगर ज़्यादा जू प्लैंकटन है तो वो कल्चर और अच्छा होता है। तो ये हमारा जो प्रोसेस था प्री स्टॉकिंग का, ये कंप्लीट हो जाता है। और जैसे ही हमें दिखेगा कि हाँ हमारा प्लैंकटन अच्छे से डेवलप हो गया, इसके बाद हम अपनी सीड की स्टॉकिंग कर देंगे। अब सीड स्टॉकिंग के लिए हमारी स्टॉकिंग डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, तो तिलपिया का मैंने स्टॉकिंग डेंसिटी, प्रोडक्शन कॉस्ट, ये सब चीज़ बता दिया है। तो उस वीडियो को आप देख लीजिए, वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप तिलपिया का वहाँ से देख सकते हैं। अगर IMC हमारी जो और अदर कार्प हैं, कॉमन कार्प हैं, ग्रास कार्प हैं, सिल्वर कार्प हैं, कैटफिशेस हैं, मांगुर हैं, पेंगेसियस हैं, इनकी स्टॉकिंग डेंसिटी जानने के लिए हम जल्दी ही अगली वीडियो में आपको बताते हैं कि हमारी IMC है, कार्प दूसरी कार्प हैं, कैटफिशेस हैं, इनकी स्टॉकिंग डेंसिटी कितनी होगी, पर एकड़ हमें कितना स्टॉकिंग करना चाहिए। स्टॉकिंग की जो डेंसिटी होती है वो भी 2 तरीके की होती है। एक, अगर हमारी अंडर वाटर ब्रीथर फिश है तो हम उसमें 2 तरीके से डाल सकते हैं, विथ एरिएटर एंड विदाउट एरिएटर। एरिएटर जो हमारे तालाब में व्हील होता है, यूज़ होता है, वो होता है पैडल व्हील। तो कुछ फार्मर जहाँ पे इलेक्ट्रिक की प्रॉब्लम है तो वहाँ वो पैडल व्हील के बिना ही कल्चर करते हैं, तो उसमें जो स्टॉकिंग डेंसिटी होती है, कोई भी अंडर वाटर फिश हो उसकी डेंसिटी का जो रेशियो है, मेजरमेंट है, वो अलग होता है। बट अगर जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, जो फार्मर पैडल व्हील का यूज़ करके करना चाहते हैं, तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है कंपेयर टू नॉन एरिएटर वाले में। तो ज़्यादा डेंसिटी करना है तो उसमें कितनी डेंसिटी ज़्यादा कितनी डालें, कम डालना है तो कम कितनी डालें, ये सब हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। और हम बिना एरिएटर के भी हाई डेंसिटी कर सकते हैं। जैसे हमारी जो कैट फिशेस वगैरह होती हैं उनको डिज़ोल्व ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, वो हवा से सांस लेती हैं, तो उन्हें हम हाई डेंसिटी में कर सकते हैं विदाउट एरिएटर। पर जो हमारी अंडर वाटर ब्रीथर होती हैं, जो मछलियाँ तालाब के पानी में जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन होता है उससे सांस लेती हैं, तो उनके लिए पैडल व्हील या एरिएटर बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा डेंसिटी में रहेंगी, ज़्यादा कंज्यूम करेंगी ऑक्सीजन, डिज़ोल्व ऑक्सीजन को, तो इसलिए उसमें एरिएटर की ज़रूरत है। तो उसकी स्टॉकिंग डेंसिटी कितनी होगी ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ बहुत सारी अभी कल्चर में पॉन्ड कल्चर तो स्टार्ट हुआ है, हार्वेस्टिंग तक हमारे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे किसान भाइयों को जानने की बहुत ज़रूरत है, तो उस बारे में हम आपको धीरे धीरे सब बताएंगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। नमस्कार।